ये लीजिए 1 मिनट। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए? मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी वीडियो देखकर आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। ये आप में से एक एसएलवी फैमिली मेम्बर के द्वारा मुझे वीडियो सेंड की गई इंस्टाग्राम के ऊपर, और उनके द्वारा बोला गया कि सर ऑफिसर बनने का क्या फ़ायदा है जब इस तरीके के नेता आकर इस तरीके से सुनाकर चले जाते हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरीके से आकर कोई आप लोगों को सुनाकर चला जाएगा और आप लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर अभी यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर जो ये पूरा मुद्दा था, ये था दिल्ली में एक घाट के ऊपर। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है छठ पूजा सेलिब्रेशन की बात चल रही है, तो उसके चलते यहाँ पर जो घाट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं ताकि लोग जो है थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकें। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पर्सन है सामने, ये दिल्ली जल बोर्ड की अथॉरिटी है। ये यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि जो यमुना के अंदर जो झाग जो फोम बनता है उस फोम को डिफॉर्म किया जाए, यानी कि उसको ख़त्म किया जाए। और जो प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था वो एफडीए के द्वारा अप्रूव प्रोडक्ट है, यानी कि यूएसए की एक ऐसी फूड एजेंसी जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, वो एक ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसका अप्रूवल एक काफ़ी अच्छे लेवल पर अप्रिशिएट किया जाता है। और दुनिया भर के देशों में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती है डिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब एक बार अप्रूव कर दिया यूएसए के तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था और उस सिस्टम को यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया जा रहा था ताकि जो मछलियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पर आप लोगों को पता है जो नेताजी होते हैं वो थोड़ा सा अपना रोब झाड़ने के लिए, चीज़ों को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू बेसिकली चाहिए होता है। तो ये कुछ ऐसा ही मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेताजी गलत है, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों का ध्यान रखें, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चला जाए। पर वो एक बात करने का तरीका होता है, क्योंकि सामने एक ऑफिसर आप लोगों के सामने जो कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक एग्जाम को क्लियर करके आया है, उससे पब्लिकली इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर नेताजी के खिलाफ जो है वो एफआईआर यहाँ पर दर्ज कर दी गई है और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में वो एफआईआर जो है मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, मतलब पीपीटी के अंदर मैंने डाल रखी है, तो उसमें आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। यानी कि आप लोगों के पास में ऑथोरिटी है, अगर कोई आप लोगों के काम को हैम्पर करने की कोशिश करे, पब्लिकली इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इंसल्ट करे और जो ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे सर पे डाल दो, तुम्हारे सर पे डाल दो, ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी जल मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की उसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों के पास में ऑथोरिटी है, आप लोगों के पास में अपना आपको प्रोटेक्ट करने के अधिकार भी हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को सोचकर कभी भी परेशान नहीं रहना है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस बच्चे के द्वारा सेंड किया गया, बोला कि सर हम ऑफिसर बन रहे हैं तो क्या फ़ायदा रह गया ऑफिसर बनने का। तो हर एक चीज़ का अपना फ़ायदा है यार। आप लोग अपनी ड्यूटी देश के लिए देनी है, ना कि किसी नेता के लिए। नेता जाएंगे आएंगे 5 साल में, देश यहीं पे रहने वाला है। हम बेसिकली आते जाते रहेंगे, पर ये देश की जो नींव है वो आप लोगों को बनानी होती है। तो उसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, ना कि इस तरीके की वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है। आए समझ में? तो अच्छे से ध्यान रखना आगे से, ओके। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो सबसे पहले तो ये बताओ हाउस द जोश। तो जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए और इतना हाई रहना चाहिए कि पूरा जब तक बरकरार रहना चाहिए जब तक कि आप लोग अपने टारगेट को अचीव न कर लो। ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार जो आप लोग रेगुलर वे में, सिस्टमेटिक वे में लेकर चलोगे तो ही आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक बच्चे के द्वारा आंसर दिए गए जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आंसर दिए गए। आप लोग जाकर देखना,
उनके आंसर जो है मैंने कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिए गए हैं। और उनके आंसर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, तो आप लोगों को एक चीज़ मैं नोटिस करवाता हूँ यहाँ पर। ये आप लोग देखिए, यहाँ पर ये हैं पूजा शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पर अपने आंसर दिए गए और आंसर के आगे इनके द्वारा क्या किया गया, एक सिस्टमेटिक वे में इनके द्वारा यहाँ पर टैग्स वगैरह भी लिखे गए हैं। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से जो टैग्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये वीडियो के टैग्स नहीं है, ये यहाँ पर इनके द्वारा जो टारगेट लिखा गया अपना, यानी कि क्या क्या ये क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एक तरीके से अपना किस तरीके से टाइम टेबल ये लेके चल रहे हैं, तो उनके द्वारा एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर लिखा गया है। और एक जो आंसर आप लोग देखोगे तो काफी डिटेल में दिए गए हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग जिंदगी में ना अपना टाइम कितना इंपॉर्टेंस आप लोगों को देनी है अपने टाइम को, वो आप लोग खुद डिसाइड करो। इनके द्वारा डिसाइड किया गया था लेक्चर का टाइम, उससे ये 11 मिनट लेट है यहाँ पर, तो इनके द्वारा सॉरी लिखा गया। आप लोग इस तरीके से अगर फील करना स्टार्ट कर देंगे, देखिए टाइम की ना आप लोगों को इंपॉर्टेंस कैसे समझनी है। एक इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में से एक दिन चला गया, उसकी जिंदगी पे इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। एक दिन क्या, एक महीना चला गया, उसको लग रहा है हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में से एक दिन चला जाए तो उसको लगता है कि यार क्या हो गया। एक इंसान ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में से 1 घंटा बेकार हो जाए तो उसको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। तो टाइम की जितनी छोटी यूनिट आप लोगों की खराब होने से आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों की लाइफ में प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने टाइम को फोकस देना स्टार्ट करो, जो डिसाइड किया है उस डिसाइडेड टाइम पर अपने काम कंप्लीट करो। इनके जो शेड्यूल आप लोगों ने बनाए उसको अगर आप लोग अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करो, ताकि सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपने काम को लेकर चल सको। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, अपने शेड्यूल को बनाकर थोड़ा सा इस तरीके से रखो ताकि उसको अच्छे से फॉलो कर पाओ। बिल्कुल टाइट भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है ताकि आराम से रिलैक्स कर सको। हर घंटे में अगर 50 मिनट आप लोग पढ़ ले रहे हैं, उसमें से 5 मिनट आप लोग पानी वानी पी ले रहे हैं, थोड़ा सा टहल ले रहे हैं और 5 मिनट में वो रिविजन कर ले रहे हैं जो पढ़ा है, तो ये शानदार तरीके की टेक्निक होती है जो आप लोगों के माइंड की कैपेबिलिटी आप लोगों को बढ़ाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो और फिर रिजल्ट देखना आप लोगों का शानदार रिजल्ट आएगा, जो देखकर आप लोग खुद सरप्राइज रह जाएंगे कि यह ऐसा भी कुछ होता है क्या। जी हाँ, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो जिंदगी में तो आप लोगों का बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। एक और छोटी बात मैं बोलना चाहूँगा जो मुझे फनी लगी थोड़ी सी, पर क्या बोलूँ, अब सामने वाला तो अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम कर रहा था। एक बच्चे हैं एसएलवी फैमिली मेंबर, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने टाइम टेबल लिखा अपना और वो पूरा का पूरा टाइम टेबल लिखकर उन्होंने सेंड कर दिया मुझे जीमेल के ऊपर, ठीक है। और वहां पर क्या कर रहे हैं, हर घंटे में उसके ऊपर जो भी वो कंप्लीट कर रहे हैं टिक लगाकर मुझे सेंड कर रहे हैं कि सर ये कंप्लीट हो गया। डियर ऐसा मत करो यार, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल आते हैं, वो सारे नीचे छिप जाएंगे। मैं मान रहा हूँ कि आप अपना शेड्यूल फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, पर ये काम आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना कमेंट लिख के आप उसको क्या करें, आप लोग आकर उसको एडिट करते रहें। जब भी आप लोगों का कोई शेड्यूल पूरा हो गया, अच्छा ये शेड्यूल पूरा हो गया, उस पर लिखकर टिक लगा दे कि हाँ ये डन हो गया। इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मुझे पता है पब्लिकली लिखोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है, पर लेकिन जीमेल पे मत करो यार, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नीचे जब जाएंगे बहुत सारे इस तरीके से, अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा और इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए अच्छे से। बाकी छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, ये अगर आप लोग अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करते चले जाओगे तो जिंदगी में बहुत शानदार मुकाम पर पहुंचोगे। आज सुबह टाइम पर उठना है, डिसाइड कर लिया टाइम पर उठना है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे मॉर्निंग में उठने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे होता है आप लोगों का कॉम्पिटिशन कम, इंसान आलस में आना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपना पैटर्न चेंज करना स्टार्ट कर देगा और जैसे जैसे वो पैटर्न चेंज करना स्टार्ट कर देगा वैसे वैसे जो है वो जिंदगी में लापरवाही बरतना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप लोगों ने जो डिसाइड किया है उस टाइम पर आप लोग अपना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जो है बहुत सारे लोगों से तो वैसे आगे निकल गए यार कंपटीशन में। कंपटीशन में कुछ नहीं है, बस डिसिप्लिन है। आप लोग अपना डिसिप्लिन बनाए रखो और सारी चीजें पार हो जाएंगी, क्योंकि इंसान जो है डे बाय डे में ही अगर आगे निकलता चल जाए। आप लोग खुद सोचो, एक इंसान जो है जो पढ़ रहा है डेली 4 घंटे, एक इंसान जो है जो डेली पढ़ रहा है 5 घंटे, सोचो 5 घंटे वाला इंसान जो है वो 30 दिन के अंदर जो है 30 घंटे ज्यादा पढ़ चुका है। और किसी सब्जेक्ट को 30 घंटे अगर पढ़ दिया जाए ना ढंग से, तो वो सब्जेक्ट आधा खा जाओगे आप लोग, एक तरीके से ऐसा बोला जा सकता है, अगर ढंग से आप लोग बैठ के पढ़ाई करोगे तो कहने का मतलब यह है कि टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि एक एक दिन जोड़कर जो है आप लोग चीजों को आगे बढ़ोगे और शानदार परफॉर्मेंस आप लोग की यहां से निकल कर आएगी। और फिर वही बात बोली जाती है कि कोई भी पहाड़ों से ठोकर नहीं खाता है, पत्थरों से ठोकर खाता है जो आप लोगों के रास्ते में आते हैं। तो अगर आप लोग छोटी छोटी बाधाओं को पार करते हुए चले जाओगे तो अपने ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जो आसपास वाले सोच भी नहीं पाएंगे यार ये कहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है जो कि शानदार तरीके से आप लोग चीजें फॉलो कर सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है रिसेंटली, इनका नाम आप लोगों को बताना है।
तो पर्सन इन न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, और क्यों है न्यूज में वो आप लोगों को बताना है, फिर कल इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। मतलब इतने मीम बने ना जिसकी कुछ हद नहीं है इनके ऊपर, मैंने कहा यार हद कर दी, चलो जो भी है आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से एक डिस्कस करूंगा यहाँ पर, एक तो है आयुर्वेदा डे और एक है यहाँ पर वर्ल्ड सेविंग डे। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में एक ऐसी आदत बना लेंगे कि जो भी पैसे आप लोगों के पास में हैं उसको आप लोगों ने सेव करना स्टार्ट कर दिया, तो आज की डेट में ही ये एक आदत आप लोगों की पड़ गई तो जिंदगी भर आप लोगों को काम आने वाली है, वो भी बहुत शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो अगर चीजों को सेव करना स्टार्ट कर देता है तो वो कभी भी किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फहराता कि यार मेरी हेल्प कर दे। इमरजेंसी में वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मन शांत रहता है। इमरजेंसी में उस टाइम पर जब इंसान का दिमाग घूमने लगता है उस टाइम पर वो अपने माइंड को शांत रखकर एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो इसलिए माइंड का शांत रहना दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोगों के दिमाग को खराब करने वाले तत्व हैं आप लोगों के आसपास में, उनको जिंदगी में से निकाल के फेंक दो और आप लोग अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि काम जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे से आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये वर्ल्ड सेविंग डे जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है ये 30 अक्टूबर को, और यही बोला गया कि सेविंग प्रिपेयर यू फॉर द ए बेटर फ्यूचर। तो आज से ये आदत डालो, आगे आप लोगों की लाइफ चलेगी, आप लोगों की जिंदगी जैसे आगे बढ़ेगी। जिंदगी में मान लीजिए आप लोग शादी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे जिंदगी बढ़ रही है, तो बहुत सारे पैटर्न्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और शादी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही पैटर्न में अगर रखना चाहते हैं, एक तरीके से अपना एक मैनेज अपर चीजों को अच्छे से करना चाहते हैं, तो सेविंग आप लोगों को करनी आनी चाहिए। आप लोग जितना भी कमाते हैं, मेरा ये मानना है, मान लीजिए आप लोग कोई एक अर्निंग है आप लोगों की, उसमें से कोशिश करो कि कम से कम 20 से 30%, कम से कम 20% तो एटलीस्ट आप लोग सेव करो जो भी आप लोग कमा रहे हो महीने का। और 5 से 10% जो है आप लोग किसी की हेल्प करने में भी लगा सकते हैं। 5% इनको आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग चीजें लेकर चलो, अच्छे से आप लोग चीजों को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक है वर्ल्ड जी है थ्रिफ्ट डे, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 अक्टूबर एवरी ईयर इन इंडिया, और वर्ल्ड वाइड में यहाँ पर 31 अक्टूबर यहाँ पर। तो एक तरीके से सेविंग को प्रमोट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और आप लोग याद रखिएगा, हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सेविंग स्कीम होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती है, उनका पर्पज भी यही होता है कि लोग जो है वो सेविंग करें, और उस सेविंग को कर आप लोग बैंक अकाउंट में रखें, और बैंक अकाउंट का पैसा जो है वो आप लोगों को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पर इस्तेमाल करती है। तो जिस कंट्री में जितनी शानदार सेविंग है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में उतना ही शानदार पैसा है, और गवर्नमेंट उस पैसे को उतनी शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। तो देश की अर्थव्यवस्था में भी आप लोग इनडायरेक्ट वे में अपना रोल प्ले कर रहे हैं अगर आप लोग सेविंग करते हैं तो। इसके ऊपर कई सारी अभी स्कीम्स भी आई हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ाया गया है, जिसके चलते लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। हेल्थ के बारे में, हेल्थ इज वेल्थ, इससे ऊपर तो कुछ ही नहीं है। जैसे बैलेंस डाइट होती है आप लोगों की कैसी लगती है, मजा आता है ना। तो हेल्थ बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे आयुर्वेदा डे के बारे में। तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है। और आयुर्वेदा डे जो है ये बेसिकली जो धन, एक तरीके से देखिए कई सारी चीजें हैं हमारे देश में, त्योहार जो होते हैं ना हमारे देश में वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर जिंदगी में आप लोगों से कोई काम नहीं हो रहा ना, उसको किसी चीज के साथ में अटैच कर दो, तो आप लोगों को वो काम करने में जो मजा आएगा उसके किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली धनवंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के बारे में। तो आयुर्वेदा डे जो है वो धनतेरस के साथ में कनेक्ट कर दिया आयुर्वेदा डे 2016 से। तो इसके चलते लोग जो हैं बेसिकली समझ पा रहे हैं आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर में, और उसको और ज्यादा उसके साथ में अवेयर करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो थीम रखी गई है बड़ी ही प्यारी सी रखी गई है अब की बार, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद भी आई, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तो इस तरीके से क्या होगा, आयुर्वेदा को लोग समझेंगे और ग्रास रूट कम्युनिटी में जब चीजें पहुंचेंगी यहाँ पर उसका फायदा देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उससे डिस्टेंस बनाएंगे। और आयुर्वेदा का मतलब ये होता है कि हेल्दी लाइफ कैसे आप लोगों को जीनी है। तो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि हमारे देश का जो भी पुराना सिस्टम है उसमें एक चीज बड़ी ही कॉमन है, वो किसी भी चीज को जड़ से मिटाते हैं। यानी कि अगर कोई बीमारी पर वो लग जाते हैं तो उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते इसका जो बेस है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरा है। ऐसा नहीं कि बस आप लोगों की बॉडी को ठीक करेगा, माइंड को ठीक करेगा, बिहेवियर को ठीक करेगा, साइकोलॉजी को ठीक करेगा, कैसी चीजों को सोच रहे हैं आप लोग का एनवायरमेंट कैसा है, सबके ऊपर काम किया जाता है इसके आयुर्वेदा के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं और फिर आप लोगों को शानदार तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को
कोशिश की जा रही है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिले, ताकि जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं वो भी फायदा इसका उठा सकें। ठीक है, तो हिंदी से फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अगर जिसको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है तो बता देना, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो बताना जरूर इसके बारे में। और जो पीडीएफ है ये सारी आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिसमें 1,67,457 यानी कि 1,67,457 मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर हर सैटरडे को एक पर्टिकुलर सीरीज आती है जिसमें टोटल 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक बड़ा टेस्ट है और एक बड़ा टेस्ट जो है वो आप लोग का आएगा 31 यानी कि मंडे में। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। 31 में शाम को वो आप लोग का आएगा, जिसमें पूरे महीने का जो करंट अफेयर होगा आप लोग का एमसीक्यू के थ्रू हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये वीडियो आप लोग की उस वीडियो से अलग होती है जो मंथली वीडियो आप लोग की करंट अफेयर की आती है, तो इसको आसानी से आप लोग अच्छे से एंजॉय कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आप लोग के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हो जाती है आप लोग की। ये वीडियो किस किस ने देखी है बताना, इससे पता चलेगा कि अच्छे से कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो एक 2-2 घंटे 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होती है ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लोग इनको देख भी ले रहे हो ना अच्छे से मन लगाकर, तो इसका मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो, अपने करियर में इंटरेस्ट ले रहे हो। ओके, तो अच्छे से चीजों को फॉलो करके चलो। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है, वो आप लोगों को पता ही है। आंसर राइटिंग कहां पर करनी है, कहां पर करनी है, ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर 75,000 बच्चे जुड़े हैं और रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना आंसर यहां पर पोस्ट कर सकते हैं अच्छे से। और इसी के साथ में बहुत ही सारे बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं, तो एक आधा आंसर आप लोग रिव्यू कर लिया कीजिए, 1 या 2 आंसर, तो उससे आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। ये एसएलवी पीडीएफ है यहाँ पर, जहां पर एक बच्चा कह रहा है सर मौज कर दे यहाँ पर प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और डेली एक एडिटोरियल, जो कि हिंदू भी डेली पब्लिश करता है पब्लिकली, तो एक एडिटोरियल पोस्ट करता हूं। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं सर हमको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए क्या ये वीडियो देखने के बाद में, तो मैं इतना बोलूंगा यार एटलीस्ट एक आर्टिकल कम से कम आप लोग जरूर पढ़ लिया करो, उससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और सही डायरेक्शन में लेकर चल पाओगे अपनी पढ़ाई को। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोग की पढ़ने की चीजें बढ़ेगी एक तरीके से। खुद आप लोग आर्टिकल को जब पढ़ते हैं तो क्या आप लोगों को समझ में आता है, वो आप लोगों की इफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में मैं आप लोगों के साथ में नहीं बैठने वाला हूं, तो आप लोगों को स्पून फीडिंग नहीं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है कि कल को चल के मैं आप लोगों के साथ में भी ना रहूं तो भी आप लोग अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर सको और आगे बढ़ सको। अपने पैरों पर खड़ा होना है, बेसाखियों के सारे नहीं। बेसाखियों के सारे बस चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। यानी कि मैं आप लोगों को रुक गए हो तो चलने में हेल्प कर सकता हूं, पर अगर दौड़ना होगा आप लोगों को तो मेरे कंधों से हाथ उठाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एक आर्टिकल जरूर पढ़ो, और मैं आप लोगों को एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया करूंगा। ये आर्टिकल ऐसा होगा जो कि आप लोग खुद से समझना होगा। कई बार तो ऐसा होगा मैं खुद पढ़ा चुका हूंगा उसको, और कई बार ऐसा होगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग खुद से समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। और एक आर्टिकल पढ़ने से आप लोग की स्पीड बढ़ेगी, कॉम्प्रीहेंशन आप लोग अच्छे से कर पाओगे सीसेट के अंदर में। इसी के साथ में जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें भी आप लोग की स्पीड बढ़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो एटलीस्ट एक आर्टिकल तो कम से कम आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा। ऐसा नहीं कि हिंदू का ही पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ना है, जो भी आप लोग को सुटेबल लगता है। आप लोग घर पे न्यूज़पेपर आता है, कहीं और मिल जाता है, या फिर मैं डेली यहां पर पोस्ट कर दिया करूंगा, तो यहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। कोई भी आर्टिकल आज का कल का पुराना ऐसा नहीं, आज के ही पढ़ना जरूरी है। जो भी मिले आप लोगों को बस एक आर्टिकल जरूर पढ़िए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली एक आर्टिकल यहां पर पोस्ट कर दिया जाए और कुछ मीनिंग्स भी उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये बताना सही है, और आप लोग इसको फॉलो करो। और ये एसएलवी पीडीएफ वाले पर रहेगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर ये ग्रुप है इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो ये थी सारी चीजें। तो 2 इंपॉर्टेंट डे भी हो गए, और जो इशू मैंने स्टार्टिंग में बताया जो नहीं, वो एक तरीके से जो बताया आप लोगों की ऐसा कुछ देखने को मिला यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के साथ में, उसको आप लोगों के सामने इस तरीके की बेसिकली एथिक्स के अंदर केस स्टडी भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जब वायरल होती है कोई ऐसी चीजें तो केस स्टडी के तौर पर बन जाती है। ओके, फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है अच्छा या बुरा आप लोग उसको बता सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा कंप्लीट, ये आप लोगों के सामने पूरी इन्फॉर्मेशन। हमारा देश कल्चर के नाम पर जब बात करते हैं तो दुनिया हमारी कल्चर को देखकर दांतों तले उंगली दबाती है। ऐसे ही मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में अगर आप लोग नॉर्थ से लेके साउथ तक को देखोगे तो एक शानदार तरीके का कल्चर आप लोगों को नजर आएगा। हमारे देश में बोला भी जाता है कि हर एक एरिया में एक डिफरेंट खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली इतनी शानदार है कि आप लोग सोच सकते हैं कि एक ही देश के अंदर में इतने सारे देश हमारे समाये हुए हैं कि हम लोग को उसके ऊपर गर्व होता है कि हम लोग एक ऐसे देश का पार्ट है कि नहीं? कभी फील किया आप लोगों ने ये बातें? फील करना, आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा शानदार तरीके से एक तरीके से हमारा देश बना हुआ है। अगर बात करें, क्यों बातें बता रहा हूँ आप लोगों को,
क्योंकि हमारे देश में काशी तमिल संगम के बारे में बात की जा रही है। संगम लिटरेचर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि साउथ से निकल कर आती है और काफी शानदार तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछाते हैं कि संगम का मतलब क्या है। संगम का मतलब है कि कई सारे लोग मिल रहे हैं, यानी कि संगम कहते हैं जैसे कि एक तरीके से लड़का और लड़की जो है आपस में मिले, उनका संगम हुआ, फिर वे अपनी जिंदगी को आगे लेकर चले। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि मेल मिलाप करना, नॉर्मल भाषा में बोला जाए। यहां पर संगम का मतलब है कि मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ में वार्तालाप किया गया, तो ये वाला संगम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये वाला संगम, जिसमें कल्चर को एक दूसरे के साथ में यानी एक तरीके से एक दूसरे के साथ में कैसे हम लोग रम सकते हैं, वो वाली यहां पर बात की जा रही है। वो दारू वाली रम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, कितना मिलजुल कर रह सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, कौन है इसके मिनिस्टर बताना, उनके द्वारा काशी तमिल संगम के बारे में बात की गई। एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम यहां पर ये चलेगा, जिसमें जो पुरानी सिविलाइजेशन है, यानी कि जो हमारी पुरानी कल्चर है दोनों एरिया की, उनको कैसे एक दूसरे के साथ में मिलाकर हम लोग लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अपने ही आप में दोनों जो है वो हिस्टोरिकल एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यहां पर अच्छे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो मद्रास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहां पर मद्रास है, वो मिलकर यहां पर पार्टनर बने हुए हैं ताकि और शानदार तरीके से चीजों को लेकर जा सके। तो काशी तमिल संगम के बारे में पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये याद रखिएगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर काम कर रहे हैं, ये रखिएगा। और ये आप लोगों को बताइए कि इसका बेसिक पर्पज क्या है, कल्चर को एक दूसरे के साथ में मिलाकर अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना, ताकि ये ना बोल सके ये नॉर्थ वाला है और हम साउथ वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के टाइम में मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, चाहे कोई नॉर्थ की मूवी हो चाहे कोई साउथ की मूवी हो, ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च की जा रही है। इसलिए कई सारे शानदार साउथ के जो एक्टर हैं वो भी बहुत ही प्यारे से अच्छे से परफॉर्म करके अपनी पोजीशन बना पा रहे हैं नॉर्थ इंडियन लोग जो है उनके दिलों में भी। साउथ के किसी एक हीरो का नाम अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं तो कौन होगा आपको लोगों के नाम में सबसे आगे, अगर आप लोग बोले, जैसे अभी बात करें तो यश जो है वो टॉपर चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें तो अल्लू हो गए, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर चिरंजीवी, मतलब कई सारे हैं, अगर आप लोगों को नाम दिया जाए तो बहुत सारे नाम आएंगे निकल कर। आप लोग बताइए, आरआर मूवी के दोनों हीरो आप लोग देख सकते हैं। तो साउथ का सबसे फेवरेट हीरो कौन है अगर आप लोगों से बोला जाए? साउथ की सबसे प्यारी मुझे पता है क्या लगती है, उनकी मूवीज की जो बात लगती है। नॉर्थ की मूवी जो है वो वेस्टर्नाइज हो रही है, यानी कि एक तरीके से जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उनके पैटर्न पर वो चल रहे हैं, अपनी कल्चर नहीं दिखाते हैं। मतलब एक तरीके से जो अश्लीलता को परोसने पे ज्यादा फोकस रह गया, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं है। ऊपर से जो सबसे इरिटेटिंग चीज लगती है मुझे, कॉपी मारते हुए ज्यादा नजर आते हैं, खासकर साउथ की मूवीज की जो मेहनत करते हैं। मैक्सिमम मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी कॉपी मारकर बनाई जा रही है, यानी कि अपना दिमाग यूज नहीं करना है, बस पैसा कमाना है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी और सामने वाले को इज्जत भी नहीं देनी है। साउथ के एक हीरो थे, उनके द्वारा बोला गया कि ऑस्कर अगर मिलेगा तो मैं जाऊंगा अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। तो वहां पर बॉलीवुड हीरो ने उनकी मजाक उड़ानी स्टार्ट कर दी। मतलब तुम तो अपनी कल्चर प्रस्तुत कर नहीं रहे, कोई अपनी कल्चर को अगर प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी मजाक भी उड़ाई जा रही है। तो ये बड़ी ही घटिया तरीके की आप लोगों को टेंडेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि एक ऐसे इंसान को अपना दोस्त बना लो जिससे दुनिया डरती है, जिससे दुनिया कांपती है, तो आप लोगों की मैक्सिमम समस्याएं जो हैं वो आप लोगों की दूर हो जाएंगी और आप लोग एक सही पाथ पर चलते हुए नजर आओगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अभी पूरी बातें बताऊंगा बहुत ही डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों का होगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, तब आप लोग टॉपिक को अच्छे से और समझ पाओगे। टॉपिक बिल्कुल ऐसे सुनना है कि कोई भी आप लोगों से कोई भी बात पूछे इसके बारे में तो धड़ल्ले से आंसर दो और उसको लगे कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के बारे में। पाकिस्तान को वहां से निकाल दिया गया है और इंडिया के लिए क्या चैलेंज इसकी वजह से हो सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली कि किसी ताकतवर इंसान के साथ में आप लोग जुड़ जाओ, तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी पिछले कुछ दिनों से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ में काफी अच्छे रिलेशन बना रहा था, पर लेकिन जब से वो यूएसए की तरफ को टिल्टेड हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी समस्याएं जो हैं वो आसान होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी जिस जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान बहुत लंबे समय से टिका हुआ था और बाहर निकलने के लिए भी उसको देखते जद्दोजहद करना पड़ रहा था, पर लेकिन हो नहीं रहा था, उसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में से अभी जो इसकी ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ये इसके ऊपर कईयों सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं और हमारे देश की एक काफी अच्छी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रहती है जब भी किसी इशू के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि 2 मुद्दों के लिए बनाया गया था। वो 2 मुद्दे कौन से हैं? पहला मुद्दा है कि आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है,
यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा अगर आप लोग सिस्टम में लेकर आना चाहते हैं, यानी कि कहीं से घूस खाया और उसको बैंक में ले जाकर डाल दिया, तो ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा होता है। इसको सिस्टम में लेकर आना, तो इसका मतलब एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। गलत तरीके से कमाए गए पैसे को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम लोगों ने मेहनत से कमाया है, तो वो नहीं होना है। दूसरा यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में अटैक किया गया था मुंबई के अंदर में ताज होटल पर, दुनिया भर के लोगों की वहां पर जान गई, ना कोई हिंदू देखा ना कोई मुसलमान देखा, बस इंडियन देखे और उनके ऊपर गोली दागी गई। जो इंसान ये हरकतें करने के लिए आए थे उनके पास कितने सारे ताकतवर हथियार थे, कितने तरीके से वो आए थे यहाँ पर, उसके लिए कुछ तो पैसा लगा होगा, उनको पैसा भी दिया होगा कि मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, तो घर वालों को भी उनको पैसा दिया होगा कि तुम्हारे घर वाले जो है जन्नत में जाएंगे। तो वो इस तरीके की हरकतें यहाँ पर की गई, तो कहीं ना कहीं पैसा इनके ऊपर लगाया गया। तो ये होता है टेररिस्ट फैलाने के लिए फाइनेंसिंग करना। यूएसए के अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर से यहाँ पर हवाई जहाज निकाल देना, तो टेररिस्ट के पास में इतना पैसा आ गया कि उनको हवाई जहाज तक मिल गया, तो एक तरीके से यह टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो जब यहाँ पर यूएसए की बिल्डिंग से हवाई जहाज निकाला गया, उससे पहले यहाँ पर ओनली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक काम था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, पर उसके बाद में यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दी गई। तो दो काम इसको दे दिए गए कि भाई साहब इसमें देख, अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो तुझे उसकी गर्दन धर दबोचनी है। तो ये काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को किसके द्वारा दिया गया और कब बनाई गई? 1989 में ये ग्रुप बनाया गया, ठीक है। तो 1989 में ये जो ग्रुप बनाया गया, इसका उद्घाटन यानी कि आधारशिला रखने वाले जो देश हैं वो हैं G7 देश। ये वही G7 देश हैं जो कभी G8 हुआ करते थे, उस टाइम पर रसिया इसका पार्ट हुआ करता था, पर रसिया को इन्होंने लतिया कर यानी कि लात मारकर बाहर निकाला। उसके बाद से यहाँ पर ये G7 हो गया है। अगर बात करूं तो रसिया पहले से ही पार्ट नहीं था, रसिया बाद में जुड़ा था और फिर बाद में निकल के भी चला गया। इसके अंदर आज की डेट में कितने मेंबर हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में इसके अंदर आप लोगों को यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी देखने को मिलेगी, तो ये बेसिक है। और इंडोनेशिया को एज ए ऑब्जर्वर की तरीके से देखा जाता है। इंडिया जो है यहाँ पर 2006 में इसका मेंबर बना और 2006 में हम लोग इसके 34वें मेंबर बने, ठीक है। मतलब एक तरीके से मेंबर ऑब्जर्वर के तौर पर बने, पर कंप्लीट परमानेंट मेंबर जो हम लोग इसके बने वो याद रखिएगा हम लोग 2010 में बने, यानी कि हम लोग इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा पेरिस के अंदर में, ठीक है। इसका बेसिक पर्पज मैंने बता दिया क्या होता है। अब कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले तो ये बता दिया कि यहाँ पर ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है, और द अनाउंस जो है वो एक तरीके से एक्सपेक्टेड था कि काफी लंबे समय से पाकिस्तान के ऊपर जो टारगेट रखा गया था कि ये तुझे इंप्लीमेंट करनी है चीजें, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं वो चीजें इंप्लीमेंट भी की है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान ने मेहनत भी की है, तो मेहनत का रिजल्ट तो अच्छा ही होता है, आप लोगों को हमेशा ये पता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कुछ बातें। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग यहाँ पर क्या याद रखने वाले हैं, वो है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में 3 लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। 2 लिस्ट नॉर्मली रहती हैं, ग्रे लिस्ट होती है और ब्लैक लिस्ट होती है, ठीक है। तो जो ग्रे लिस्ट होती है, अगर किसी इंसान को नहीं मतलब किसी कंट्री को उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो उसके अंदर कुछ आप लोगों को प्रतिबंध लगते हुए नजर आएंगे। वो प्रतिबंध क्या होते हैं? पहला प्रतिबंध आप लोग ये बोलिए कि उसके ऊपर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंक्शन लग जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पर, वो उसको पैसा देना बंद कर देंगे, यानी कि उसको लोन लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो यहाँ पर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको लोन लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको लोन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में उसका जो ट्रेड है वो आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आएगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बाइकआउट करती हुई भी यहाँ पर नजर आएंगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसके इंटरनेशनल रिलेशन, उसको जो चीजें सप्लाई की जाती हैं वो सब यहाँ पर बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए उस देश की खस्ता हालत होने लगती है यहाँ पर अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो ये तो ग्रे लिस्ट की बात मैंने करी, सोचो किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो ब्लैक लिस्ट का मतलब यह है कि उस कंट्री को तो बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया। एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर उसके साथ में ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी, वो कंट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद होती हुई नजर आएगी। इसमें अब तक जो था वो ईरान और नॉर्थ कोरिया आप लोगों को देखने को मिलता था। नया जो इन्विटेशन दिया गया, एक यहाँ पर बाराती और आ गए नए, और वो है म्यांमार। उसके पीछे आप लोग जानते हैं क्योंकि म्यांमार के अंदर में आज की डेट में मिलिट्री रूल कर रही है, तो उसकी वजह से वहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री को भी इस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है।
तो ये इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में है। और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नया कौन अभी ब्लैक लिस्ट में डाला गया। ग्रे लिस्ट की अलग बात है, ग्रे लिस्ट में तो और भी दुनिया भर की कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, पर यहां पर डाल देना ग्रे लिस्ट का मतलब है कि मॉनिटरिंग बढ़ा देना, कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना, चीजों को बढ़ा देना। पर ब्लैक लिस्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई साहब इनको बाइकआउट कर देना। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें आज की डेट में 3 कंट्री हो गई है ब्लैक लिस्ट में, और ग्रे लिस्ट में आप लोगों को यहाँ पर 22 कंट्री देखने को मिलेगी। यानी कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, तो उसमें आराम से डाल दिया जाता है, पर लेकिन ब्लैक लिस्ट में डालना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको सपोर्ट मिलती है, वो सारी सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको मिलनी बंद हो जाती है, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसके आज के डेट में हेड कौन है वो आप लोगों को बताना है, रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं। क्रिटिकली एनालाइज करना है रोल एंड इफेक्टिव, जो एक तरीके से इसकी इफेक्टिवनेस है FATF की, वो आप लोगों को देखनी है, ताकि कम्बैक्ट किया जा सके टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह को और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को भी। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूं तो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। चलिए, ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्री को भी डाला गया है, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो काफी डिटेल में अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर किसको डाला गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर डाला गया है म्यांमार को। ठीक है, बाकी 22 कंट्री है। अगर बात करेंगे यहाँ पर करंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में म्यांमार। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 लिस्ट में जो ज्यादा टाइट लिस्ट होती है वो ब्लैक लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बेसिक है, याद रखना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, अगर अक्सर देखा जाए तो। बड़े ही शानदार तरीके से स्टेटमेंट आप लोगों के लिए फ्रेम की गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बोला गया कि इट वाज फॉर्म 1989 और इंडिया एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया सेक्रेटरीट जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में, और तीसरा बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को और अदर ऐसी कोई चीजों को कैसे टैकल करना है। ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको किस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रिटी बनाए रखनी है बेसिकली। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये बताना है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए और वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो पढ़ाया उसी में से है सारा। ठीक है, अभी आप लोग को बताया मैंने कि यहां पर ये क्या है, बेसिकली ये फाउंडिंग इसका डे है, मतलब ईयर है, और इंडिया ने 2010 में ज्वाइन किया। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा यहां पर क्या हो गया, ये बोला गया कि इसका जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी मैंने पेरिस बताया था ना, दूसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था तो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सारा आप लोगों को पीपीटी में देखने को मिल जाता है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं अक्सर। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए तो खुशखबरी है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, पर हमारे लिए खुशखबरी नहीं है, क्योंकि जो भी टेररिस्ट यहाँ पर एक तरीके से इनको फाइनेंसिंग की जा रही थी, उनको फिर से वो फाइनेंसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ जाता है। और यूएस से अभी जो है कुछ ऐसी बदतमीजी काटता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए कहते हैं कोई परमानेंट दुश्मन, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ये सारी चीजें चेंज होती रहती है, तुम्हारे कैसे रिलेशन है किसी के साथ में उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग बताओ कि म्यांमार को इसमें डालकर सही किया क्या, और पाकिस्तान को निकालकर सही किया गया। आप लोग क्या राय है इसके बारे में जरूर बताना। ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो गई, यहाँ पर न्यूज भी कवर हो गई, एक क्वेश्चन भी हो गया, और कुछ प्रैक्टिस भी आप लोग की होगी। टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि निचोड़ लो उसको बिल्कुल, तो वो वाला तरीका आप लोगों का होना चाहिए। अब कोई पूछे तो उसको पढ़ा भी सकते हो, और एक तरीके से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, तो भाई साहब इस तरीके से चीजों को तैयार करना है। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दे दिया करो इस तरीके से, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे हो। ओके, ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का भी था, उसके भी पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में हिंदू के अंदर भी आर्टिकल आया था इसके ऊपर, और अभी यहाँ पर डाउन टू अर्थ मैगजीन भी होगी। तो यानी कि कई सारे रिसोर्सेज से इकट्ठा करके पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने होगा, जिसको आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम भी किए गए हैं। तो इनका आंसर आप लोग तभी दे पाओगे जब ये आर्टिकल अच्छे से सुनोगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग ये आंसर ध्यान से सुनोगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये टकटकी क्या होती है कितने क्यूट हो ना आप लोग। टकटकी का मतलब होता है कि ध्यान से सुनना है, यानी कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, तो ये टकटकी होती है। ठीक है, और आप लोगों को पता है जब भी कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं मैं, उस आर्टिकल के अंदर में कई सारे आर्टिकल इंक्लूड होते हैं। तो ये मत देखा करो कि एक आर्टिकल हुआ है, 2 आर्टिकल हुआ है, उसके अंदर कंटेंट देखा करो कि कितने आर्टिकल। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल के अंदर दुनिया भर की चीजें कवर हो जाती हैं। सेम पैटर्न आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा, करंट और स्टैटिक का पोर्शन प्लस आप लोगों के लिए क्वेश्चन, तो ये पूरा मिक्सचर रहता है जो कि आर्टिकल को शानदार बना देता है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है लोकतक। लोकतक जो लेक है वो काफी फेमस लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी मणिपुर के अंदर। पहले लोकेशन एक बार लोकतक लेक की निहार लेते हैं, कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। तो यहां पर आप लोगों को ये है लोकतक लेक आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेक है, आप लोग यहां पर देखते हैं मणिपुर के अंदर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और इसका व्यू देखना चाहते हैं तो यहां पर एक सेकेंड, ये अब आप लोग लेक पर आ गए हैं पूरा। ठीक है, तो इसके आसपास का व्यू आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये आप लोगों के पास में लोकतक लेक है, यहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों को मणिपुर घुमा दिया मैंने। ठीक है देख पा रहे हैं, तो ये एक शानदार नज़ारा है इस पर्टिकुलर लेक का। तो काफ़ी फेमस लेक है यहाँ पर ये। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जूते देखो, जूते भी दिखाए जूते नहीं है, बेसिकली इंसान है और इंसान को यहाँ पर कट कर दिया जाता है क्योंकि इंसान की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखो ये देखो ऐसा जादू कि यहाँ पैर पैर दिख रहे हैं भाई साहब, कौन था पता नहीं चल पाए न्यूज में क्यों है ये लेक, पहले ये समझ लेते हैं। न्यूज में इसलिए क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसको डेवलप करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई होता है। जैसे आप लोग के घर में आप लोग के मम्मी पापा आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमेशा साथ में खड़े होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोकतक लेक भी, बच्चा है किसी का तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो कौन प्रोटेक्ट करता है, तो लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करती है। तो लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये लग रहा था कि यार यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते उनके द्वारा यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फंड जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक नोटिस इशू किया गया है। इस नोटिस को जो इशू किया गया, तो यहाँ पर क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए ऐसे सर्कुलर जो फिश कल्चर यहाँ पर बनाई जाती है एक पोन्स टाइप में, ताकि मछली को पकड़ा जा सके। और ऐसे यहाँ पर फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास भी कई सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पहले वाला है इसको बोलते हैं अथफुम्स। ठीक है, तो सर्कुलर ये है। ऐसे शब्द भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो यहां पर अथफम भी बोल सकते हैं या फिर अथफुम्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये दूसरा इनको बोलते हैं फुमड़ी, और ये तो पूछा गया आप लोगों से ऑलरेडी क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर उठाकर देखोगे क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। अथफुम्स क्या है यहाँ पर, तो सर्कुलर फिश कल्चर, और फुमडीज क्या है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास। तो ये लेक के अंदर में है, इसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो इनको हटाने की बात यहां से की जा रही है, रिमूव करना है और डिसमेंटल करना है, यानी कि इनको हटाओ यहां से। ये काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इसको एक क्लियर बनाने की बात की जा रही है ताकि अच्छे से इसको एंजॉय किया जा सके। तो पर्टिकुलर ये माहौल यहां पर इसके अंदर क्रिएट करने की बात की जा रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, लोग जो है लोकल एरिया में यहाँ पर क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें क्रिएट कर लेते हैं लेक के पास में। जैसे नहीं मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो उसको कैसे हटा सकते हैं ताकि लेक जो है वो क्लियर रहे, यहाँ पर उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं देखने को मिले। एक तो ये जलकुंभी ऐसी होती है, ये बिल्कुल बर्बाद कर देती है। मेरे गाँव में एक जोड़ था, भाई साहब इतनी बुरी हालत हुई उसकी जब यहाँ पर जलकुंभी आ गई, मतलब उसको हटाया जाए बार बार भर जाए। तो ये इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि ये बिल्कुल पानी को सोख लेती है, बिल्कुल ये समझो कि उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्लियर करते रहना भी जरूरी है टाइम टू टाइम। ये जो लेक है यहाँ पर, इसके अंदर कई सारे अभी हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो फिश प्रोडक्शन है, यानी कि जो मछली का पालन किया जाता था और जो ट्रेडिशनल जो फिशरी हुआ करती थी, वो काफी रिड्यूस हो गई है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी हरकतें देखने को मिलने लगती है तो फिर मछली पालन या फिर मछली का रहना वहां पर काफी एक तरीके से कम हो जाता है। तो इसके चलते लोकल एरिया पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई लेक कहीं पर है तो वहां पर उस एरिया में एक अलग इन्वायरमेंट रहेगा, उसके आसपास का माहौल अलग देखने को मिलेगी। जहां पर लेक नहीं है अगर उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो वहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और पॉल्यूटेड काफी ज्यादा होती है जब लोग आसपास में जाते हैं। और यहाँ पर मछली पालन करने के आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब बीच पर भी लोग जाते हैं तो वहां पर पॉलिथीन वगैरह हो गया, बोतल हो गई प्लास्टिक की, या फिर कोई कुछ उल्टी सीधी हरकतें वहां पर जो भी करते हैं, मतलब पॉलिथीन वगैरह जो भी फेंकते हैं वहां पर गंदगी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी सेम इशू जो है ये पर्टिकुलर लेक फॉलो कर रही है। तो इस पर्टिकुलर लेक को प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही है ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वायरमेंट को अच्छा रखा जा सके।
ये जो स्लाइड है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे जब तक आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर नहीं देखोगे। इस स्लाइड में से 3 से 4 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इससे आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये आप लोगों को इसी लेक के अंदर देखने को मिलेगा। एक वन ऑफ द फुमडीज, मैंने बोला ना अभी फ्लोटिंग जो एरिया होता है, जो कि यहाँ पर वेजिटेशन या फिर सोयल वगैरह कुछ ऐसी तैरती रहती हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें तो ये फुमडीज के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इसी के अंदर में है जो फ्लोटिंग एरिया होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस लेक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकेशन मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी यहाँ पर। इसके अंदर में आप लोगों को संगई डियर भी देखने को मिलेंगे, यानी 12 सिंगे टाइप के जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मणिपुर की इकोनॉमी के अंदर में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अभी मैंने बताया कि पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ये यानी कि सिंचाई के लिए पानी, वो सारा इसी लेक से निकालकर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये रामसर साइट का पार्ट बनी थी 1990 में, पर लेकिन इसके बाद में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया था 1993 में। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को जब रामसर साइट पढ़ाई थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर लेक जो है वो काफी साफ सुथरी, सुंदर, सुरक्षित है, अब हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर गंदगियां फैलानी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लेक काफी सुंदर थी, तो लगा लोग रामसर साइट वालों को कि यार इसको ना रामसर साइट बना देते हैं। तो ये कन्वेंशन है। रामसर कहां पर है? ये सिटी बतानी है। चलिए आप लोगों को बताइए रामसर कहां की सिटी है। काफी न्यूज में रहती है वो कंट्री, और उसका यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है तो बताइए। तो यहां पर अभी मुद्दा ये है कि जो ये लेक है, जब इसको रामसर साइट के अंदर डाला गया तो यहां पर तब तो अच्छी खासी थी, पर लेकिन कुछ टाइम बाद में लगा कि यार इसकी कहानी खराब हो गई है। तो मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है इसके अंदर इसको डाल दिया गया। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहां पर रहता है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें रामसर साइट की वो लेक या फिर वो एरिया जिनकी खस्ता हालत हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से काफी प्रेशर पड़ गया लेक के ऊपर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बर्बादी हुई। तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी डाला गया 1993 में। इसकी खस्ता हालत से आप लोग समझ सकते हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालने का मतलब यह है कि इसकी खस्ता हालत होगी, जिसकी वजह से खस्ता हालत का मतलब होता है बेकार हालत। ठीक है, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बोलते क्या हुआ? अरे इतने छोटे छोटे से तो मूवीज ही नहीं देखते क्या? नहीं कहते कौन सी मूवी का डायलॉग है, पिक्चरें नहीं देखते क्या भाई? तो वाली बातें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि कई बार मैच करने के लिए पूछ रहे आते हैं। अगर लेक के बारे में या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क के बारे में, फुमडीज के बारे में, ठीक है, या फिर रामसर साइट्स के बारे में, तो ये काफी बेसिक चीजें हैं। अभी फिलहाल हमारी कंट्री के अंदर 5 नई रामसर साइट ऐड की गई, तो उसके बेस पर टोटल रामसर साइट अभी देश में कितनी हो गई है ये आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने लेक के बारे में बात कर लिया आप लोगों से। अब कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में थोड़ी बातें करता हूँ। ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क है। वैसे इतना नहीं कि डिस्ट्रिक्ट आप लोगों से कोई पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट मणिपुर आप लोग याद रख सकते हैं। ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि फ्लोटिंग है, यानी कि ओनली फ्लोटिंग पार्क है एक वर्ल्ड के अंदर में। यानी कि लोकतक लेक के अंदर में आप लोग इसको तैरता हुआ बोल सकते हैं लिटरली, यानी कि लोकेशन चेंज होती रहती है। ऐसा है कि इसका इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर। ये फ्लोटिंग जो होता है आप लोगों को मैंने अभी बताया, मटेरियल जो इनको फुमडीज बोलते हैं, डिकम्पोज होते हैं लेक के अंदर में, इसके बारे में बातें की। तो ये रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया, क्रिएट किया गया था 1966 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर ये आप लोगों को देखने को मिलता है लोकतक लेक के अंदर में, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। और इसको यहाँ पर 1977 में फिर नेशनल पार्क भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पर लेकिन यार क्वेश्चन तो देखो बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इनको बनते क्या हैं अभी दिखाऊंगा भी मैं आप लोगों को कैसे बनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ टकटकी लगाकर सुनना, फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे वरना। लोकेशन आप लोगों के सामने, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये जो हिरन है, ऐसे यहाँ पर डियर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, जो कि काफी फेमस है। इस एरिया के बारे में जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो हिरन है ये भी काफी फेमस है, ठीक है। ये भी है, नहीं कहते कि भाई साहब किसी पूछ लेना आप उनका भी नाम है उस एरिया में, ठीक है। तो ये बोलता है लोगों को ये हिरन, ये है एंटीलर्ड डियर, ठीक है। ब्राउन एंटीलर्ड डियर जो है यहाँ पर कॉमन नाम इसको यहाँ पर संगई के नाम से, या फिर ब्राउन एंटीलर्ड डियर, या फिर डांसिंग डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी है यहाँ पर, इसको रूसिवस एलडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। सर में नहीं फ्यास होता है रूसी, उसके नाम से आप लोग याद रख लेना।
तो ये एक तरीके से, हालांकि इसके सर में नहीं होता है, ये बड़ा ही प्यारा सा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है जो कि लोकतक वाला एरिया है। पर लेकिन ये भी बेचारे खस्ता हालत में पहुंच गए क्योंकि इंसान जो है वो जानवर बन गए आज के डेट में, हंटिंग करते हैं काफी ज्यादा, इनके रहने की जगह बर्बाद होती जा रही है। तो इसकी वजह से ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया। IUCN की जो लिस्ट होती है, CITES की जो लिस्ट है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में इसको डाल दिया गया है। यानी कि इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है जिसकी कुछ हद नहीं है बेचारे की। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बेसिक याद रखिएगा। वैसे कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों के लिए रामसर साइट के बारे में भी डाल दी है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये कब आया था? 1971 में। कब फोर्स में आया? 1975 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी। और इसी के साथ में यहाँ पर याद रखिएगा, ईरान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर यहाँ पर रामसर जो सिटी है वो कैस्पियन सी के पास में आप लोगों को नजर आएगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर इसको, ये रामसर हो गया, ईरान के अंदर में है। थोड़ा सा अगर आप लोग इससे बाहर निकलेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर देख पाएंगे। यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो ये कैस्पियन सी के किनारे पर यहाँ पर है, और नीचे थोड़ा आएंगे तो ईरान वाला एरिया है। तो यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था जिसके चलते ये निकल कर आया, और 3 पिलर पर टिका हुआ है पूरा का पूरा कन्वेंशन, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से पहला तो यहाँ पर है कि कैसे यूज करना है अच्छे से जो वेटलैंड होते हैं, दूसरा कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट इनका करना है, और तीसरा इंटरनेशनली कैसे कोऑपरेट करना है अगर ट्रांस बाउंड्री भी है। ऐसा तो है नहीं कोई वेटलैंड एक ही देश के अंदर होगा, ऐसा भी हो सकता है उसकी बाउंड्री एक देश से दूसरे देश में जा रही हो, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी इनके द्वारा फोकस दिया जाता है। और ये काम इनके अकेले के बस की होता नहीं है, एक तरीके से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पर काम करती है। तो 6 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर है यहाँ पर। तो एक तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेट, इसके साथ में यहाँ पर वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर मिलकर काम करती है और इसका सॉल्यूशन निकालती है जहां पर कोई दिक्कत होती है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों से आगे भी बातें की जा सकती हैं, आर्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं आप लोगों से। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जब रामसर साइट जो है उसकी खस्ता हालत हो जाती है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में डाल दिया जाता है, उसकी हालत जब तक नहीं सुधरे। हमारी कंट्री में आज के डेट में कैरबुल लैम्जो नेशनल पार्क और लोकतक लेक जो है वो दोनों आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इवन चिल्का लेक भी थी यहाँ पर, हालांकि बाद में चलकर उसको रिमूव कर दिया गया था 2002 में, पर प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर कैबुल लैम्जो और लोकतक लेक है यहाँ पर, जिसके ऊपर हमको फोकस देना है जरूरी, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर, ताकि अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन ना हो। तो कहने के लिए तो एक टॉपिक था, पर लेकिन हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर। इशू का जो लेक का इशू है वो आप लोगों ने समझ लिया, लोकतक लेक के बारे में आप लोगों ने जान लिया, कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया। यहाँ पर एक जो जानवर पाया जाता है, एक जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं, उसके बारे में देख लिया। रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में देख लिया। तो यानी कि 5 टॉपिक आप लोग कवर हो गए यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं इनको अलग अलग से बोलूँ कि 5 टॉपिक हो गए तो आप लोग कैसा लगेगा, पर लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये सारा स्टैटिक पोर्शन है करंट का, बैकग्राउंड का। अब क्यों पढ़ाई है मैंने, इनका जो आप लोगों को ग्रेविटी समझ में आएगी जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। भाग भाग कर क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क मैच करने के लिए आ जाए कि कौन से राज्य के अंदर में है। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि जितनी मेहनत होती है पर्टिकुलर पीपीटी बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो उसका तभी वसूल होता है जब आप लोग ढंग से यहाँ पर एक तरीके से अच्छे से आंसर देते हो। फिर इसको पढ़ाना, लेक्चर को डिकोड करके अपलोड करना, तो उसमें यार इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना आप लोगों से ही कम आंसर दो। तो सही आंसर बताओ जो कि अभी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। जब रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, वर्ल्ड जो यहाँ पर फाउल एंड वेटलैंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर यह है IUCN। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर डी। तो सारी डिटेल में अभी डिस्कस की थी आप लोगों से, तो कोई डाउट माइंड में नहीं रखना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो बात की जा रही है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1990। दूसरा बोला गया करेंटली कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क और लोकतक जो लेक है वो है, इवन चिल्का लेक भी इसका पार्ट थी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का।
तो सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर देना है और मुझे पता है आप लोग गलत आंसर देने वाले हो। रीजन क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ यहाँ पर जरूर पढ़ लिया करो, वरना सारी चीजें उन्हें कहते हैं कि धरी की धरी रह जाएंगी जब तक आप लोग ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर आंसर पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा गया, तो ये ध्यान देना होता है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि पहले तो स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कैबू लैम्जो नेशनल पार्क और यहाँ पर चिल्का लेक भी इसका पार्ट थी, तो वाज बोला गया, वाज पार्ट ऑफ जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर टी हो गया, यहाँ पर कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा जाकर मैप में निहार सकें, ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व बोला गया, यहाँ पर ये गारो हिली रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गारो हिल है, ठीक है। अभी आप लोगों को लोकेशन दिखाऊंगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, लोकतक जो झील है उस पर्टिकुलर एरिया के में जो लेक है उसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बात की जा रही है बारेली रेंज के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में नामथप्पा नेशनल पार्क डाफला हिल के अंदर में बोला गया है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो आंसर तो यहाँ पर इसका ए हो गया, यानी कि ये जो है ये सही मैच है यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन ये दो गलत मैच है। तो इसलिए ये आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, इनको जाकर आप लोगों को देखना है कहाँ पर है इनकी लोकेशन। ये जो है यहाँ पर ये नोक्रेक, ये आप लोगों को मेघालय के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेघालय जो इन्हें गारो, खासी और जैंता, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कई बार, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा फिर एग्जाम के अंदर में। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिए यार, मैप इतनी बार आप लोगों को दिखाया जाता है, उसका रीजन ये रहता है ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें, ठीक है। तो ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। लोकेशन अगर आप लोगों को पता होगी तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। बोला जा रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि वेरीज करता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू आर्टिक रीजन। तो यानी कि आर्टिक रीजन कहां पर है, ये नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन के साथ में जो मैच करता हुआ नजर आता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और आर्टिक रीजन। तो कौन सा ऐसा रीजन होगा जो यहां पर इस तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहां पर है अगर आप लोगों से पूछूं, इसी के साथ में नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है, नारोरा जो यहाँ पर बेसिकली वैली, ये कहां पर है, जो नारोरा वैली नेशनल पार्क, और नामथप्पा। तो इसको जब आप लोग ढंग से जाकर निहारोगे इनकी सबकी लोकेशन, तो आप लोग काफी सारी नई चीजें जानोगे। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, पर लेकिन जब आप लोग सारे नेशनल पार्क जाकर निहारोगे, इनके सामने इनकी स्टेट के नाम आप लोगों को लिखने हैं। नेशनल पार्क जाकर सर्च कर लेना, सारे बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है नेशनल पार्क के ऊपर। नेशनल पार्क बाय वीर आप लोग सर्च करोगे ना, तो अलग अलग भी वीडियो आप लोगों को दिख जाएगी सारी, और इसी के साथ में आप लोगों को कंबाइंड वीडियो भी आप लोगों को दिख जाएगी, जिसमें पूरे देश के अंदर जो नेशनल पार्क है वो वहां पर कवर किए गए हैं। तो अगर आप लोग सर्च करने का थोड़ा सा कष्ट करोगे तो ये सारी चीजों के सॉल्यूशन आप लोगों के सामने होंगे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इस पूरे आर्टिकल को लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो काफी डिटेल में शानदार तरीके से कवर किया गया। अब फीडबैक देने का नंबर है, उसमें आप लोगों को एक तरीके से आलस्य नहीं दिखाना है, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं ये आर्टिकल कैसा लगता है। एक और छोटी सी बात, देखिए अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है, तो जो नेगेटिव फीडबैक देने वाले लोग होते हैं, जो रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनका फीडबैक ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे उनका फीडबैक ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोगों का फीडबैक कम रहेगा, तो वहाँ पर फिर वीडियो के ऊपर यूट्यूब उसको क्या करता है, वो फिर करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये जो वीडियो है इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रिपोर्ट की गई हो, इतना आप लोग सपोर्ट ना कर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो ये आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए, 1 सेकंड लगती है कम से कम, तो आप लोगों को वो काम जरूर करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे देश की बड़ी अच्छी लगती है, हम ही अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो एक तरीके से सांसद और जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए। हम ही उनको चंदा देते हैं कि भाई साहब लो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाओ। इसी के बाद में जैसे ही चुन के आ जाते हैं, फिर जैसे ही वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कौन हो बब्बा, हम पहचाने नहीं है तुमको, कहाँ से आए हो यानी कि जिस काम के लिए उनको बैठाया जाता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर काम को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई साल पहले भी न्यूज़ में था, और ये अभी भी न्यूज़ में है, और आगे भी न्यूज़ में रहेगा। तो ऐसे टॉपिक को एक बार बैठकर अच्छे से निपटा लो, उसके बाद में बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, आखिर क्या क्या दिक्कत है, अभी क्यों न्यूज़ में है, आगे भी न्यूज़ में रह सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। इस लेक्चर की खासियत क्या रहती है, ये रहती है कि आप लोगों से जो भी मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ उसके एंड में क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन होगा। तो ये आर्टिकल आप लोगों को टकटकी लगाकर सुनना है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखता हूँ, चैलेंज आप लोगों के लिए, देखता हूँ कौन क्वेश्चन का आंसर देगा वीडियो के एंड में, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है।
अभी पहले ये बताते हैं ये न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में इसलिए है कि अब फिलहाल जो है लगभग 2018 से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो जिनको यहाँ पर चंदा मिल रहा है वो 10,000 करोड़ यहाँ पर हो चुका है। आप लोगों को पता है कि 8,000 करोड़ अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास में होते हैं तो यूनिकॉर्न बन जाती है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी है, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पर तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है यार ये पिक्चर मुझे बड़ी प्यारी लगी पर्सनली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि चंदा किसको जा रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पर जनता को किसी को नहीं दिखेगा किसके पास में कहां से पैसा किसका आ रहा है, यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कि कानून के पास में जब आप लोग जाते हैं तो कानून की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जो आप लोग बताओगे वही सुनेंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता को नहीं पता चलेगा, ठीक है, कहां से किस बैंक में से कहां से पैसा कहां पहुंच गया, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू हमारे देश में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे होते हैं, ये बिल्कुल एक तरीका टोकन होता है। अभी आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं एक इस तरीका टोकन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग अपने बैंक से यहाँ पर बैंक अपना नहीं खासकर एसबीआई बैंक से आप लोग जाकर ये टोकन खरीदोगे और ये टोकन अपने पास में आप लोग मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं। 15 दिन के बाद में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये ले जाकर नहीं दिया तो। मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा अभी समझाता हूं। इसके लिए आप लोगों में छोटी सी एक स्लाइड दिखाऊंगा और इस स्लाइड में इस पूरे जो बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब पूरा आर्टिकल जो है वो निचोड़ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में, तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री के सिटीजन या फिर कंपनी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीद सकती हैं और एक ही इकलौता बैंक है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं आप लोग कभी भी खरीद सकते हैं, जब मन गया मुंह उठाकर चले गए भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देना, ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर टाइम डिफाइन किया गया है, जैसे कि आप लोग इनको परचेज कब कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं 10 दिन, ठीक है। एवरी जो यहाँ पर क्वार्टर के जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं, यानी कि जनवरी के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन, अक्टूबर के 10 दिन, तो इस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग के 10 दिन में आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। और कितने डिनोमिनेशन के आप लोग परचेज कर सकते हैं, 1,000 का डोनेशन दे सकते हैं या फिर 10,000 का, थोड़े से और अमीर है तो 1 लाख का, और भाई साहब आप लोग सुपर रिच है तो 1 करोड़ रुपए भी किसी को दान दे दो आप लोगों की अगर सेहत पे फर्क ना पड़े तो यानी कि 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में मैंने बताया कि आप लोग वैसे नहीं इनको ले पाएंगे, आप लोगों का केवाईसी कंप्लीट होगा तभी आप लोग इनको खरीद पाएंगे एसबीआई से जाकर, और 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। 15 दिनों के बाद में आप लोग क्या करना है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों को देना है उसको जाकर दे देना। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, इनको भुना लेगी। ऐसे नहीं चेक दे दिया, चेक लेकर अपना जाकर पैसे निकाल लिए, तो ये एक तरीका चेक ही आप लोग बोल सकते हो इस तरीके से। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर, और इंटरेस्ट फ्री है यहाँ पर, जिसके पास में चला गया उसी का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जिस टाइम पर ये लाया गया था उस टाइम पर यहाँ पर बड़ा फोकस दिया गया था कि केवाईसी की, इसमें बेसिकली केवाईसी ली जा रही है। केवाईसी मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। जब बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक वाले नहीं बोलते हैं केवाईसी कंप्लीट कर लो भाई, वही वाली केवाईसी है यहाँ। तो ये केवाईसी कंप्लीट है तो इसका मतलब पता है कि कौन बॉन्ड खरीद के लेके गया, पर लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देगा। एसबीआई ने तो बेच दिया बॉन्ड, वहां से ले गए आप लोग निकल कर, पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप लोग ले जाकर दे रहे हो ये नहीं पता होगा। क्यों, क्योंकि एसबीआई से निकल गया वो टोकन। अब जिसको आप लोग दोगे उस पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं अकाउंट कहां पर होगा, वो जाकर अपना उसको निकाल लेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है वो यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लेती है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए भी एक प्रोसीजर रखा गया है। ऐसे तो कुकर मुत्ते की तरह दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर डेवलप किया गया है। जैसे कि अगर सेक्शन 29A के बारे में बात करें, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, 50 कौन सा है, वो हमारे लिए है, वोट वगैरह सारी चीजें। 51 कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो अगर आप लोग जो एटलीस्ट 1% वोट आप लोगों को मिली हो, जो अभी मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वो जनरल इलेक्शन हो या फिर असेंबली के इलेक्शन हो, तो ही आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप लोगों को मिल पाएगी। यानी कि हवाबाजी नहीं कि हाँ भाई साहब हमको भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने आप लोगों ने पता चला कल ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, चंदा लेने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसे होने लगा तो भाई साहब हो गया फिर तो काम। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो लिए जाते हैं, और फिर ले जाकर आप लोग चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं तो वहां पर आप लोग उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, खरीदने से लेके पर्टिकुलर जो अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को देने तक का। तो ये जैसे दिखाया मैंने अभी एसबीआई का द्वारा यहां पर इसको एक तरीके से पब्लिकली रखा जाता है।
अभी यहाँ पर ये सारी चीजें, अभी अगर बात बढ़े डोनर के द्वारा कितना पैसा दिया गया, तो ये दिखा रखा है 2008 में, यहाँ पर जो 18 में सॉरी, यहाँ पर 1000 करोड़ आया था, 5000 करोड़ 2019 में, फिर लगभग यहाँ पर 363 जो करोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला 2020 में। वैसे भी कोविड-19 आ गया था, खस्ता हालत तो रखी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। फिर 1500 करोड़ हो गए यहाँ पर, ठीक है, 2021 में, और फिर 2252 करोड़ कब हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2022 में। तो यानी कि अब फिर से और अच्छे से लेवल पर यहाँ पर चीजें आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हैं अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर ये आंकड़ा पार कर चुके हैं, और यहाँ पर ये पैसा जो है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा आप लोगों ने दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं उन पैसों का, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा लेती हैं तो फिर आप लोग देखते हैं उसी के बेस पर वो इलेक्शन लड़ती है, उनका खर्चा जो रहता है, उनके कार्यकर्ता जो रहते हैं, उनके पंपलेट जो छापे जाते हैं, उनकी जो आगे चल के जो मीटिंग होती है, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने का जो काम करती हैं, तो ये चंदा बेसिकली यहाँ पर मिलता है। पर लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें देखने में लगती हैं उतनी अच्छी होती नहीं है। बैकग्राउंड में नहीं कहते कि एक तरीके से ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर कहने हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो क्या इसको, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को? ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब यहां पर बैंक से खरीदा जाता है, ठीक है, तो यहां पर अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर ये बॉन्ड दिया जाता है, मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रूल कर रही होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ABCD हर एक स्टेट या फिर सेंटर में, उसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो यानी कि इसका मतलब तो ये होगा जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम निकलवाएंगे कल को चलकर, यानी कि आगे चलकर गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन पैसा देगा तो यहाँ पर इतना कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है वो अपना काम निकल पाएगा। तो जनता के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है इससे, और जनता को पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहां पर आ रहा है और कहां पर जा रहा है, यानी कि पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है डोनेशन क्या आ रहा है। बहुत ही रेयर एक आधी पॉलिटिकल पार्टी आकर बताती है कि भाई साहब इतना पैसा मिला है, वही बताएगी जिसको कम मिला होगा, ज्यादा वाला वहां पर नहीं बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, कोई भी इनको नीड नहीं है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आप लोग अपना जो भी मनी कमाते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर जो लेवल की इनकम जब होती है तो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली ITR फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल करते हैं। पर लेकिन यहां पर ये 1 बिलियन से भी ऊपर यानी कि 10,000 करोड़ यहां पर ये अपनी एक कंपनी बनाए बैठे हैं, और इनको यहां पर ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ऊपर से यहां पर पहले एक कैप हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कि ये कंपनी जो है इससे ज्यादा चंदा नहीं दे पाएगी। अभी वो कैप भी हटा दिया है, भाई साहब खुला दरबार है, जितना चाहो उतना चंदा आप लोग दो। तो इसके चलते कई बार ऐसा रहता है कोई ब्लैक मनी को भी यहां पर एक तरीके सिस्टम में लाने की कोशिश करे तो आराम से उसको सिस्टम में लेकर आ सकता है। तो इसके चलते भी यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें बताई। अभी इससे भी बड़े बड़े कंसर्न में आप लोगों को गिनाऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। वो क्या है अभी यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, और ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाए। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछ लेगा, बोलेगा बताओ भाई साहब ये जो बोले अभी बॉन्ड आए बताओ ये सही है या फिर गलत है। आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर जब ये आए थे तभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत सारे आर्टिकल भी छपे थे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस भी किए थे आप लोगों से। तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं, एक जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे योगेंद्र यादव जी हैं शायद उनका नाम, जो आर्टिकल लिखते हैं, कई सारे आर्टिकल तो उनके द्वारा भी लिखे गए थे। ठीक है, अभी अगर बात करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि एक तरीके से जो बेसिक आइडिया था कि जनता को पता चलेगा चीजों का, ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्शन फंडिंग के बारे में, वो सारा बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि जनता को तो क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, जैसे बेसिकली कुछ भी नहीं मिला उनको। तो अगर देखा जाए उनको पता ही नहीं चल रहा है किस बैंक में से कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं, बस ट्रांजेक्शन चल रहा है और 10,000 करोड़ का पैसा चला गया। तो ये एक गलत चीज यहाँ पर होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अगर आप लोग बात करें यहां पर जो भी मनी यहां पर आ रही है तो बड़ी बड़ी कंपनी यहां पर लेकर आ रही है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी के पास से मैक्सिमम फंडिंग आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगी। तो बिग कंपनी है यहां पर एक तरीके से वो क्या कर रही है, वो फायदा उठाएंगी। ठीक है, एक तरीके से वो देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, एक तो उसका पैसा खपत जाता है, चलो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देते हैं, और उसका पैसा खपतने के बाद में उसका काम भी निकल जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है कंपनी देखती है अच्छा काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा रहा है हमारे राज्य में, तो उनसे एक बार उससे कई बार से नहीं कि हफ्ता वो नहीं खो के पहुंचा देना भाई। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से देखने को मिलते हैं यहाँ पर कि काम निकलवाना है तो ये काम करना पड़ेगा। और इसी के चलते अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा रिसेंटली कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली राज्य के अंदर ज्यादा हो रहा था, खरीदे बेचे जा रहे थे MLA। तो कई सारी ऐसी न्यूज सामने निकल कर आती हैं तो भी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है।
तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। मान लीजिए कल को आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं या फिर मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपने जो भी पैसे होंगे थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा बहुत चंदा जितना हो पाएगा, मतलब उससे अपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कल को चलकर बोलेंगे 50-100 करोड़ रुपए भाई साहब इलेक्शन पे लुटा देंगे, ऐसे तो हम लोग शरीर किडनी बेचकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक बेसिक माहौल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कहां से पैसा किसको आकर किसको जिताकर चला जाता है। इसी के साथ में जो हम जैसे जो लोग हैं, आप लोगों को पता है हमको किसी को कल को चलकर वोट देनी है, तो यार हमको पता तो होना चाहिए उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कम से कम आप लोगों को यहां पर जनता को बताना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है उसके तहत यहां पर उनको अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो राइट टू नो भी यहां पर आता है कि उनको पता होना चाहिए यार जो 5 साल तक हमारे ऊपर बैठेंगे लोग आकर, वो क्या क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसका पता होगा तो हम लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सही आदमी है या फिर ई रोंग नंबर है, तो वो वाली चीजें समझ में आएगी। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि सारी चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आता है। इसी के साथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरीके से उसकी डिटेल मिल नहीं पाती है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कहां से हो गए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहां पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं पैरेलल में। ये खतरनाक लेवल की चीज हो जाती है। इसके ऊपर तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जितने क्वेश्चन मार्क लगाए जाए उतने ज्यादा है उतने कम है। रीजन क्या है, यहां पर एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिकल लीडर और जो यहां पर कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन उनके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया, इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो कैरेक्टराइज कराया जाता है एक तरीके से कि बिजनेसमैन का रिलेशन हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई स्कीम निकाल के लेकर आएगा, कुछ भी एक तरीके से चीजें करेगा, तो उसमें इस तरीके से लेकर आएगा ताकि जो भी यहां पर उसके यार दोस्त हैं उनको फायदा हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है पूरा, ठीक है। अब इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना था। देखता हूं कौन कौन से आंसर दे पाता है। बात की जा रही है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहले बोला गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो यहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्टोरल सिस्टम, यहाँ पर अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम, तो ये इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग। जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा। दूसरा बोला गया एनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, वो एलिजिबल है ये पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर में। तीसरा बोला गया ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक हैज गिवन द मतलब एक तरीके से ऑथराइजेशन फॉर हैंडलिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन मतलब सही है, ठीक है। ए बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर, इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज कर और मैं आप लोगों को बताता हूं मैक्सिमम जो है गलत आंसर देने वाले हैं, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट, ए बी सी एफ डी बताइए, हो गया अटेम्प्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट शब्द आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। पहली सही है कि हाँ कुछ हद तक यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या, जैसे कि केवाईसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। कम से कम ये पता है कि पैसा कौन दे रहा है। पहले तो यही नहीं पता रहता था चुन्नू मुन्नू टुन्नू कौन पैसा देके चला गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखते हैं। और पूछा इनकरेक्ट गया है तो इनकरेक्ट बाकी की तो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1% वोट अचीव करती है पिछले इलेक्शन में। इसी के साथ में ऑल बैंक थोड़ी ना है। यहाँ पर एसबीआई को मेनली यहाँ पर ये पावर दी गई है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए क्वेश्चन का पता होते होते भी यहाँ पर बेसिकली गलत हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर, यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ये आंसर इसका बी हो गया। एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर और डाल दिए, अगर आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। कैपिटलिज्म और बेसिकली जो यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर आप लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें आप लोगों को सही देखने को मिलेगी, पर कहीं कहीं आकर जैसे कि ये वाला आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है क्रोनिक जो यहाँ पर बेसिकली क्रोनिक कैपिटलिज्म में अपने फेवर के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर एक तरीके से उनको फोर्स किया जाता है बाई करने के लिए ओल्ड प्रोडक्ट। ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मैक्सिमम तो वही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल का कोई आइडिया होता है, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर को बेसिकली एक तरीके से कंज्यूमर जो रहता है वो एक गिव द कंपनी मनी फॉर द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें तो चलती हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज रहती है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम पे पावर में रहती है और जो यहाँ पर जो कंपनी रहती है उसमें एक नेक्सस हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर अपना हिसाब से काम चला सके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बॉन्ड के बारे में कुछ भी अब लिखने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा।
पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया यहाँ पर, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काफी अच्छे से, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है और फीडबैक जरूर देना है, जैसा मैंने बोला है, उसके बिना काम नहीं चलता है। ओके, दो न्यूज जो है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी यहाँ पर, एक तो ये वाली न्यूज आप लोगों की, और दूसरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डे वाली न्यूज है वो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे, और बात करूंगा यहाँ पर एक लड़ाई के बारे में। ये लड़ाई आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, और यहाँ से आप लोगों को हमारे देश के जो योद्धा हैं उनकी ताकत भी आप लोगों को समझ में आएगी कि कितनी, देखिए एक तरीके से नेगेटिव सिचुएशन है सामने, पर फिर भी भाई साहब हारना नहीं है, सामने वाले के सामने सर नहीं झुकाना है। ठीक है, तो बात की जा रही है किसके बारे में, यह बैटल ऑफ नामकाचू। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा, बैटल ऑफ नामकाचू आप लोगों से पूछा जा सकता है ये किस कंट्री के बीच में है, और ये काफी पुरानी बैटल है। तो ये बैटल ऑफ नामकाचू जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के बीच में। आप लोगों को पता है हमारे देश के जो सिपाही हैं, हमारे देश के जो सोल्जर हैं, हमारे देश के जो योद्धा हैं, जब उनके द्वारा चाइना के साथ में लड़ाई लड़ी गई तो हम बहुत ही नेगेटिव पोजीशन पर थे। नेगेटिव पोजीशन, ना तो हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर थे, और उनकी जो हाइट थी वो ऊपर थी, पहाड़ पर बैठे हुए थे, और हम लोग जो है नीचे से लड़ाई कर रहे थे। ऊपर से अगर छोटी सी कंकड़ भी फेंको ना सामने वाले के सर में आके लगे तो पत्थर लगेगा। कभी जब बारिश में ओले पड़ते हैं तो बारिश में देखना बाहर खड़े होकर छोटे छोटे से ओले भी लगते हैं ना, वो भाई साहब इतना तकड़े लगते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अब उनके साथ में, हाँ तो छोटे छोटे ओले यानी कि बर्फ के गोले की बात कर रहा हूं, वहां पर गोलियां बरसाई जा रही हैं ऊपर से, तो सोचो उनके साथ में कैसे हम लोग टिक पाते। तो नंबर में भी हमारी संख्या काफी कम थी, हम एक टैक्टिकल तरीके से हम लोग तैयार नहीं, लॉजिस्टिक हमारे पास में कुछ था नहीं, हमारे सोल्जर जो हैं वो काफी डिसएडवांटेज में थे, यानी कि गलत जगह पर हम लोग एक तरीके से हम लोग गलत पोजीशन में थे एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो सामने वाला है वो पूरी प्रिपरेशन के साथ में, हम लोग उस प्रिपरेशन के साथ में नहीं थे, पर फिर भी जिस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दृढ़ता के साथ में हम लोग खड़े रहे, तो उसके लिए सैल्यूट बनता है। ठीक है, तो खड़े होकर सैल्यूट बनता है बिल्कुल हमारे सिपाहियों को, जिनके द्वारा देश के लिए शहादत दी गई 1962 की वार में। तो हम लोग हारे, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखोगे ना तो एक ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई कि हाँ कि ये एक ताकतवर थे और एक छोटा सा देश को हरा के चला गया। एक ऐसे देश से आ रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर था उस लड़ाई को लड़ने के लिए, और हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, और आनन फानन में उसके द्वारा अटैक किया गया, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे देकर उसके द्वारा हरकतें की गई। 1962 की जो लड़ाई है उसमें 20 अक्टूबर को यहाँ पर इंडियन पोस्ट, जिसका नाम था यहाँ पर नामकाचू रिवर है बेसिकली, कहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, थंगला रिज जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर में, तो वहां पर इनके द्वारा अटैक किया गया। तो वहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर अगर बात करें तो एक पोस्ट थी जिसका नाम था धोला पोस्ट, कहां पर, ये नामकाचू में, वहां पर हमारी कंट्री के द्वारा थोड़ा सा फॉरवर्ड अपने आप को लेकर चला गया, क्योंकि चाइनीज जो है वो आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, और वहीं दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई और पूरे देश में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो यहां से चीजें आप लोग समझ सकते हैं, जो कि एक काफी एक अलग तरीका पैटर्न आप लोगों के सामने नजर आया। ठीक है, तो ये लड़ाई है किसके साथ में हुई और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को बताइए। लंबे समय तक इंडिया और चाइना के रिलेशन बर्बाद रहे, और आज की डेट में भी दोनों के ऊपर एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं है, ये इस लड़ाई की वजह से आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो काफी खतरनाक लड़ाई थी, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन को बर्बाद करने में इस लड़ाई का बखूबी योगदान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर कुछ बेसिक है, यहाँ पर ये रिवर भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि कहाँ पर है, यहाँ पर नामकाचू रिवर, उसके नाम पर ये लड़ाई का नाम यहाँ पर रखा गया। तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, डर्टी यानी कि गंदा, बॉम्ब यानी कि पटाखा। ठीक है, तो ये वो वाले बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग दीपावली पे छुड़ाते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कैसे बॉम्ब की, जो कि अभी यूक्रेन ने रसिया के ऊपर छोड़ने की बात की, और रसिया ने तुरंत बोल दिया अगर ये बॉम्ब मेरे पास में आया तो यूक्रेन को मैप से मिटा दूंगा। तो उस टाइम पर यहाँ पर डर्टी बॉम्ब काफी ज्यादा न्यूज में आया, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। डर्टी बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जिसको ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब बोल सकते हैं और ना ही एक छोटा कोई पटाखा बोल सकते हैं, इसके बीच का है, यानी कि मिडिल पाथ पे फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही ज्यादा ताकतवर रेडियो एक्टिव भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा धमाका, पर हाँ मिड रेंज में करता है। रेडियो एक्टिविटी ज्यादा ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा है, कुछ कम है, पर लेकिन फिर भी एक काफी एक एक्सप्लोसिव भी देखने को मिलेगा, छोटी मोटी बिल्डिंग को तो शानदार तरीके से ध्वस्त कर ही देगा आराम से। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी न्यूज में था, सस्ता है, आसानी से बना सकते हो, देसी कट्टे नहीं बनते, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, मूवी देखी होगी, कौन सी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और अभी यहाँ पर ये चलती है मुन्ना भाई वाला, नाम क्या उसका सीरियल का, जिसमें कालीन भैया रहते हैं गुड्डू भैया, तो नाम निकल गया माइंड से। तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, सीन याद आ रहा है आप लोगों को, छोटू रहता है, कहता है अरे छोटू समोसे लेके आ, कह रहा है ठीक है पैसे दे, कह रहा है लगते तो झंडू हो कि तुम समोसे के पैसे नहीं दे रहे हो, क्या ही करे तुमको जान के।
तो वही वाली बातें ठीक है। तो धरती बम के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये कैसी न्यूज है जो आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और जो फ्रांस की फोर्स है उनके द्वारा गुरुडा ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, तो याद रखिएगा गुरुडा जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक जोधपुर राजस्थान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आगे भी न्यूज में आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग अक्टूबर में बैठे हुए हैं, अभी यहां पर बात की जा रही है आगे के लिए, ठीक है। नेवीज इंडिया और सिंगापुर की यहां पर दोनों, ये बेसिकली सिम्बैक एक्सरसाइज रहती है, ये विशाखापट्टनम में आप लोगों को देखने को मिलेगी अक्टूबर 26 से 30 तक, मतलब एक तरीके से लास्ट डे है इसका, आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कई बार पूछ ली जाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हो, तो ब्रो के द्वारा यहां पर 75 यानी कि 75 प्रोजेक्ट ऐसे हैं देश में अलग अलग एरिया में, 6 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में यहां पर इंक्लूडिंग अगर बात करें, यहां पर जो बहुत सारे बेसिकली एरिया हैं जो कि खासकर बॉर्डर एरिया होते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर ने देश को समर्पित कर दिया, क्योंकि 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्या हो गया, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आप लोगों को हरकतें देखने को मिलेगी गले की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, ठीक है, क्योंकि अगर बीमार हो गए ना, फालतू में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और ऊपर से रिकवर करने में लग जाते हैं 1 महीने तो कम से कम। तो इसलिए अच्छे से अपनी चीज़ों को ध्यान रखो, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा करते रहो अच्छे से, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1960 में बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में, जो कि खासकर अगर बात करें जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये हमारे ही देश में प्रोजेक्ट नहीं बनाती है विदेशों में भी, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अलग अलग देश में इसके द्वारा प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वो आप लोग जाकर एक बार चेक करना, ठीक है, बताना, ओके। अभी यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं, यूपी वासी अगर आप लोग हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है काफी अच्छा। हाँ, यूपी के अंदर में 27 टाइगर्स जो हैं उनको रिलोकेट किया गया एक जगह से दूसरी जगह पर। कहाँ? रानीपुर टाइगर रिजर्व से लेकर यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व जो हैं वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट हमारे देश में किस ईयर में स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंडियन स्पेस कांग्रेस, ये याद रखेगा, अभी ऑर्गेनाइज कराई गई न्यू दिल्ली के अंदर में इंडियन स्पेस कांग्रेस, ठीक है, 2022 में। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो बोला जा रहा है कि लगभग 6.8 2013 में, 2023 में, और 6.1 2024 में ये चलने वाली है, आईएमएफ के द्वारा बताया गया है। ये मत याद रखिएगा कितना होना है, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का सा आइडिया रख लेना। पर ये जरूर रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एड्रेस किया गया कि एक्सपेंड किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हजारिया प्लांट भी आप लोग बोलते हैं। बाकी फॉरेन एक्सचेंज ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा सा हमारा घट गया है, तो ये एक सोचने वाली बात होती है, इसको मेंटेन रखा जाए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर 100 करोड़ की बात की जा रही है, ये बेसिकली एक तरीके से जो एक नहीं शेयर वगैरह जो अलॉटमेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को सामने निकलकर न्यूज आ रही है IFCI से निकल कर आ रही है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करने वाला ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1948 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में है। बाकी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के सामने, Xiaomi जो है अपनी फाइनेंशियल सर्विस इंडिया से बंद कर रही है। तो ऐसी ऐसी कंपनी जितनी निकले देश के अंदर से उतना अच्छा है, हमारी कंट्री की कंपनी को जगह मिलेगी यहाँ पर अपने पैर जमाने के लिए। इंडियन बैंक के द्वारा यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट वेव। तो प्रोजेक्ट वेव अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर तो किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ये कम से कम आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आप लोगों से जब आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। लेबनान और इजराइल जो है एक दूसरे के साथ में झड़प रहे हैं, तो यहाँ पर यूएसए बीच में आ जाता है कि मैं तुम्हारी डील कराता हूँ। तो बॉर्डर डील जो है, बिचौलिया कौन है यहाँ पर, वो है यूएसए। इलोन मस्क जो है उन्होंने अभी यहाँ पर ट्विटर को अपने हाथ में ले लिया और बोल रहे हैं कि ट्विटर को आज़ाद कर रहा हूँ मैं, ट्विटर की चिड़िया को तो देखो कितना आज़ाद हो पाती है ट्विटर की चिड़िया। पराग अग्रवाल जो है सीईओ के पोस्ट से यहाँ पर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ट्विटर पर ट्रेंड की थी। तो याद रखिएगा, पराग अग्रवाल को रिप्लेस कर इलोन मस्क जो है अपने हाथ में ले लिया पूरा का पूरा ट्विटर। तो ये काफ़ी एक तरीके से पावरफुल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं आज के डेट में इलोन मस्क। अगर आप लोग देखोगे तो आगे इनके सामने टिक पाना लोगों के बस की बात नहीं होगी, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखो, क्योंकि जिस तरीके का पर्सनैलिटी और ऊपर से सोशल मीडिया हैंडल भी, तो जल्दी आप लोगों को कंगना रनावत और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्विटर पर देखने को मिलेंगे, जिनको पहले हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यहाँ पर निम्निको थुंडी बीच और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली कदमात बीच, ये आप लोगों से डिस्कस किए थे, जिनको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कहां पर आते हैं ये? महाराष्ट्र, केरला, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूं सही आंसर कौन कौन यहां पर देता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट जो आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर, पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, फिर आप लोगों इनके आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट बात की जा रही है समृद्धि के बारे में, तो यहां पर किस राज्य या फिर केंद्र के द्वारा यहां पर सेंटर यूनिट मतलब एक तरीके से यूटी के द्वारा यहां पर बात की जा रही है समृद्धि के बारे में। तो एक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स ये एमनेस्टी स्कीम चलाएगी, जो मैंने डिस्कस की थी, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये सारे वो चीजें हैं क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जरूरी है यहां पर कि इनका आंसर आप लोग दो, अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ आप लोग चीजों को अच्छे से याद रख पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो न्यूज है ये है, बात की जा रही है कि विच कंट्री इज होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27 है एनुअल यूएन की जो मीटिंग होती है, इंडिया, इजिप्ट, ये साउथ अफ्रीका और इसी के साथ में चाइना। सही आंसर क्या है ये मैं आप लोगों से जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, इतनी बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इसका आंसर कम से कम सही दे देना। मतलब कि एक तरीके से वो कहते हैं ना कि एक तरीके से क्या बोला जाता है, मतलब वो नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, शब्द निकल गया देखो मुंह से अभी अभी याद आ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, माइंड से स्लिप हो गई होता है कभी कभी ऐसा। ये भी काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। एनडीसी क्या है? ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को एक एक पर्सन को ये काम करना है, तो इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो सामने निकल कर आएगा। तो नेशनली डिटरमाइन करना है आप लोगों को कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो किसका है यहाँ पर? WEF, UNEP, UNFCCC, वर्ल्ड बैंक। सही आंसर क्या है? A, B, C या फिर D, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, अच्छे से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सी सेट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर एक हफ्ते में कम से कम 7 क्वेश्चन तो आप लोगों के प्रैक्टिस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक एक कर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों को मैंने बताया था कि लक्षद्वीप के 2 आइलैंड जो हैं ये अभी यहाँ पर देखने को मिले, जिनको अभी यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। इन 2 आइलैंड को ऐड करने के बाद में टोटल कितने ऐसे आइलैंड बोल रहा हूँ यार, ये बेसिकली द्वीप है। ठीक है, एक तरीके से जो कोस्टल एरिया होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बीच ना कि आइलैंड। ठीक है, तो बीच है यहाँ पर ये, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि टोटल कितने बीच हो गए आज के डेट में हमारे देश में। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में बताना है, सही आंसर देना है। स्पेन जो है उसके पास में लगभग 729 साइट हैं लिस्ट में अगर बात करें। ठीक है, लिस्ट ऑफ द कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी स्पेन के अंदर में अगर बात करें। ठीक है, तो यानी कि दुनिया भर में आप लोगों को बहुत सारी हैं यहाँ पर इस तरीके की जो साइट है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है। ये मैंने बताया था वन टाइम टैक्स के बारे में, एमनेस्टी के बारे में, तो ये न्यू दिल्ली की स्कीम है जिसके बारे में मैंने बात किया था एलजी के बारे में कि एलजी साहब ने यहाँ पर ये अनाउंस की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये कहां पर होने वाली है तो डिटेल में डिस्कस किया था, ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे हमारे देश के 2 नाम है ना, भारत और इंडिया, ऐसे ही इजिप्ट को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं इसको, इजिप्ट को, वैसे हिंदी में इसको मिस्र का देश कहते हैं। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है तो ये है UNFCCC रिपोर्ट। UNFCCC में UNFCCC के बारे में पता है आप लोगों को कि UNFCCC क्या है? तो ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा शब्द है जिसको बोलते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब WEUNEP इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ठीक है, आगे बात करें तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का होगा B। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, इनका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कंफ्यूजन होगा तो दूर करना है। ओके, एक काफी पुराना गाना है शायद ऐसा कुछ करके, हाई हुक हाई हुक हाई कुछ गाना है ऐसा, मैंने पता नहीं कभी FM पे सुना होगा, एकदम माइंड में क्लिक करा जैसे मेरे सामने आई हाई ही रिवर। ठीक है, हाई ही हाई हाई तो जैसे भी है याद रखने के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये हाई ही रिवर है कहाँ? हमारे देश की जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक है इंडस रिवर और दूसरी आप लोगों की गंगा रिवर है। ऐसे ही बात करेंगे चाइना के अंदर में हाई ही रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी और येलो रिवर, यतांज रिवर का नाम भी आप लोग याद रखते हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो याद रखेगा। तो हाई ही रिवर लगभग 1329 किलोमीटर लंबी चाइना के अंदर आप लोगों को ये रिवर जो है वो नजर आएगी। ठीक है, इस रिवर के बारे में अगर कुछ बातें जो आप लोग देखें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो बात करें तो नॉर्दर्न जो कैनाल है यहाँ पर ज्वाइन करती है इसके साथ में बाई ही, हाई ही बाई, और इसको यहाँ पर चाओ बाई के नाम से भी जानते हैं।
ये बेसिकली चाइना के नाम है, रटने नहीं है, ठीक है। तो चिंग चोंग पिंग पोंग टाउटिंग ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हल्का सा इतना याद रखिएगा क्योंकि ये रिवर अक्सर मैच करने के लिए आ जाती है और इसकी कुछ आप लोगों को ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पर बता दिए। बिल्कुल गहराई में जाकर नहीं पढ़ना है इनको, गहराई में जाकर अपनी पढ़ लो, वो बहुत काफ़ी आप लोगों के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आप लोगों के सामने डिस्कशन आज का, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वोकैबुलरी आज मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पूरे वीक में जो भी वोकैबुलरी आप लोगों ने पढ़ी है, वैसे तो पढ़ी तो आप लोगों ने कम से कम पता नहीं कितनी है, 100 200 250 हो गई होंगे अगर एंटोनिम सिनोनिम सारे आप लोग लगाओगे। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों से कि आप लोग कम से कम अगर 5 वोकैबुलरी भी दे के लगाओ, 6 दिन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो 30 वोकैबुलरी कि आज कम से कम आप लोग अगर 5 सेंटेंस भी फ्रेम कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अगर एक दिन में 1 सेंटेंस भी फ्रेम किया है तो मेरे दिल को काफी तसल्ली मिलेगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सेंटेंस फ्रेम करो और तब आप लोग यहां पर अच्छे से जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से, तो डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, तो यहां पर भी देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो बेसिकली नाम है इनका टेड्रोस एडोनोमन, ठीक है। ये वही टेड्रोस हैं जिनको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, हमारी कंट्री के मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, उनके द्वारा इनको एक नाम दिया गया था। याद आ रहा है वो नाम था टीबी मतलब तुलसी भाई। याद है मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। और बाकी आपका शेड्यूल क्या है, क्या आप लोगों ने आज का दिन प्लान किया या फिर हवाबाजी चल रही है? अगर प्लान किया तो बताइए कैसे प्लान किया, कैसे आप लोग अपने दिन को एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर अनप्लान्ड वे में जिंदगी चल रही है तो बहुत ही गलत तरीके से जिंदगी आप लोग एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। एंजॉय क्या, बेसिकली रोने वाले हो। बोलना अच्छा नहीं रहेगा पर लेकिन फैक्ट है यार, नहीं करोगे तो रोओगे देखो बैठ के, ठीक है। उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, थोड़ी कड़वी लग सकती है पर लेकिन सत्य वचन है। अब आप लोग देख लो आप लोग कैसे लेकर चलना है। बाकी पूरा आर्टिकल डिस्कशन कैसे लगे, क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई, क्या समझ में नहीं है। आज का सबसे बेहतरीन आर्टिकल कौन सा लगा जिसको बोल सकते हो यार मजा आ गया सुन के, ठीक है। वैसे तो पूरा लेक्चर ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मतलब दिल रखने के लिए बोल देना, नहीं भी लगा तो ठीक है। यार देखो अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, मुझे क्षमा कर देना। पर अच्छे से एंजॉय करना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करो, अपना ध्यान रखो। संडे को फंडे बनाओ, स्टडी डे बनाओ और अच्छे से एंजॉय करो। लाइफ इसी को कहते हैं, जिंदगी एंजॉय करने के लिए आयो तो एंजॉय करके जाना है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर खोज लेना, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम पे यार अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट कर दिया करो, या फिर जहाँ भी मुझे मेल करते हो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट किया करो, हरकतें मत किया करो। कई सारी हरकतें आप लोग करते रहते हो। एक बच्चा जो है वो वहाँ पर आकर ना एक तरीके से ना देखो क्या करते हैं, कई सारे चुटकुला सुना रहे। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये चुटकुला आपके लिए, कम से कम मेल पे तो चुटकुले मत भेजो यार। इंस्टाग्राम पे चलो वो सोशल मीडिया हैंडल, मेल पे इंपॉर्टेंट मेल आते हैं यार बहुत सारे बच्चों के, तो वहाँ पे हरकतें मत करो। मतलब कई बार तो अलग ही लेवल के मजे आते हैं। मैंने कहा चलो बोर हो रहा हूँ, थोड़ा बैठ के देख लेता हूँ इंटरेस्टिंग वे में, कुछ तो कमेंट पढ़ने बैठ जाओ, कुछ मेल वेल पढ़ लो और मूड बन जाता है भाई साहब पूरा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा देखना, ओके। ध्यान रखो अच्छे से और खुश रहो थोड़ा सा, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।